काफ़ी दिन हो गए जो मैं शूट नहीं कर पाया। मैं इसके लिए सॉरी बोलना चाहूँगा आप सबसे। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम भी थी और इसके अलावा प्रॉब्लम तो खैर नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं बन पाया इसलिए शूट नहीं कर पाया और लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दैट इज़ वाई काफ़ी डिले हुआ। संडे को शायद होली वाले दिन मैंने आपको लेक्चर एक डाला था मैंने, वो भी कॉन्सेप्ट के लिए। तो आज कुछ नया कॉन्सेप्ट है और बेसिक चीज़ों पर ही फोकस हो रहा है बेसिकली। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ सेंटेंस। आप देख सकते हो यहाँ पर, और जो एनालिसिस ऑफ सेंटेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। एज वी नो दैट कि इंग्लिश एज सब्जेक्ट और एज अ लैंग्वेज, सब्जेक्ट तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ती है। ये आप सभी लोग जानते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए निराश हताश होने की जरूरत नहीं है कि हमको इंग्लिश आ नहीं रही है, हम इंग्लिश सीख नहीं पा रहे हैं। सीख जा सभी बच्चे सीख जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। So again, good morning all of you my students and learners। और अब स्टडी टाइम आ गया है आप लोग का, फिर से एग्जाम्स कुछ ना कुछ आएंगे, कोई ना कोई एग्जाम जरूर लगा हुआ है। तो उसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। और इंग्लिश की वकैब हो गई, वकैब सेक्शन पर भी मैं फोकस करूँगा और वकैब को भी मैं एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, रूट लेवल पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो कीप इन टच, आप टच में बने रहें और कोशिश करूँगा कि लेक्चर पर डे आता रहे। कोशिश नहीं करूँगा मैं पर डे डालूंगा, मैं लेक्चर पर डे आएगा आपके लिए, सभी के लिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट कभी कभी कहते हैं ना कि एनर्जी हमारे अंदर भी कभी हो जाती है कभी कभी, तो वो भी उसका कारण बन सकता है। बट कोई नहीं, एनर्जी को बनाए रखते हैं हम लोग और आप मेरा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, चीज़ों को समझाने समझने की कोशिश करते हैं। एनालिसिस ऑफ सेंटेंस, I have divided this particular topic into two parts, first part and second part। second part और first part में देखिए, मैंने कहा इन पार्ट्स, सेंटेंस को अगर पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे पार्ट लिखा मैंने इन पार्ट्स। इन पार्ट्स में मैंने इसको भी डिवाइड किया है टू पार्ट में, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या है? प्राइमरी एनालिसिस। प्राइमरी एनालिसिस बेसिकली है क्या? आप देख सकते हो यहाँ पर एक मैंने लिखा है वर्ड सब्जेक्ट और दूसरा लिखा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली होता क्या है आप सभी को मालूम है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बेसिकली सेंटेंस का पार्ट होता है, यानी सब्जेक्ट लिखा आपने तो उसके बाद जो भी पार्ट होगा उसके बाद का वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे ऐसे देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा रवि इज राइटिंग अ लेटर। तो जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें रवि यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है और ये जो पूरा का पूरा पार्ट लाइन पार्ट है ये बेसिकली क्या है? प्रेडिकेट पार्ट है। तो प्राइमरी एनालिसिस बेसिकली हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट का ही होता है पार्ट, जिसको हमको समझना ही पड़ेगा, बिना उसके आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। दूसरा पार्ट हमारा है डिटेल्ड स्टडी, जिसकी हम डिटेल स्टडी कर लेते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम। अब डिटेल जो एनालिसिस है वो बेसिकली क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजों को समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो एक तो सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा आपको, और इस सेंटेंस को मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। एक बात और ध्यान रखनी है आपको बच्चों कि अगर ये जो लिखा है वर्ड ये सब्जेक्ट है बेसिकली, तो सब्जेक्ट या तो वो ही होगा या तो शी होगा या तो जो भी प्रोनाउन आप यूज कर रहे हो, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर देता है, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस जिसके बारे में डिटेल में यहाँ पे बात करूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। छोटी सी बात है, उसको पहले समझ लेते हैं फिर आगे की चर्चा करते रहते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट थोड़े से शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी है, यानी सब्जेक्ट
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये इतना पार्ट है आपका, ये पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये प्रेडिकेट पार्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। अब बात करते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कौन कौन से देखिए जरा आप यहाँ पे, जिनकी आपको डिटेल में स्टडी करनी है, शॉर्ट में नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट में करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। पहला मालूम ही आपको नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection। ये तो हमारी 8 पार्ट में स्पीच हुई। तो ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इनकी हमको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी। डिटेल का मतलब हो गया कि हम किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। नाउन बेसिकली क्या है, कितने पार्ट्स में है, प्रोनाउन कितना क्या करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, वर्ब का फंक्शन क्या है, एडवर्ब किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रेपोजिशन किस चीज को जोड़ता है, कंजंक्शन किस चीज को जोड़ते करता है काम, इंटरजेक्शन बेसिकली क्या है। तो इनकी डिटेल में स्टडी जरूरी है। तो जो मैंने आपको एनालिसिस ऑफ सेंटेंस की जब बात करी आपसे, तो उसका रीजन है, ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टीचर्स जो है पढ़ाते हैं, बट इसका एक जो वैल्यू है बच्चा समझ नहीं पाता इसकी। तो जब समझ नहीं पाता है तो उसको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। अभी मैं देखो यहाँ पर भी एक कैटेगराइजेशन कर देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप पढ़ रहे हो तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि बेस्ड ऑन मीनिंग कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है। पहला है नाउन, इसकी मीनिंग होती है। इसके बाद एडजेक्टिव की मीनिंग होती है और वर्ब की मीनिंग होती है और एडवर्ब की मीनिंग होती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये नोट कर सकते हैं आप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो मैं आपको ये जो फ्लो चार्ट आपको जो मैंने बताया है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है। इसका एक सिग्निफिकेंस है, तो उसको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। यहां से ये बेस्ड ऑन मीनिंग है। आप देखो इस सबकी मीनिंग है। अगर हम कोई वर्ड लिख रहे हैं, अभी मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा वॉकिंग। तो अगर वॉकिंग लिखा मैंने, तो वॉकिंग आप या तो इसको वर्ब समझोगे या तो नाउन समझोगे, इसके अलावा नहीं चलना। लेकिन एडजेक्टिव लिखोगे तो वॉकिंग एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, लेकिन कैसे काम करेगा ये भी समझना है, अपने फंक्शन क्या काम। लेकिन अगर आप बात करो केवल नाउन की, तो नाउन में आपने कह दिया राइस, आपने कह दिया वाटर, आपने कोई प्रॉपर नाउन लिख दिया, आपने लिख दिया रवि, तो इनकी मीनिंग है। ठीक, एडजेक्टिव की बात कर ली, आपने कह दिया इंटेलिजेंट। तो ये जो वर्ड मैंने लिखा आपके सामने, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन वर्ब मैंने कहा ईट, मैंने कहा गो, मैंने कहा एडवर्ब लिखा तो मैंने कहा कि सीरियसली, ठीक है, मैंने लिखा केयरफुली। तो ये जो वर्ड है ये बेसिकली किस चीज की तरफ फोकस कर रहे हैं, इनकी अपनी मीनिंग है बेटा। बट अगर आप बात करो जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, क्या उनकी मीनिंग है? देखो बेटा, बहुत ध्यान समझना है चीज को, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, आराम समझने की चीज है। यहाँ पर आप यहाँ पे देखो, ये बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन या देयर फंक्शन, जो भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अपने फंक्शन है, ठीक है ना। फंक्शन कौन कौन से देखो जरा बेटा,
बेस्ड ऑन मीनिंग और बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन लिख लो। अब ये केवल अपने फंक्शन के आधार पर यूज किए जाते हैं। आपने लिखा प्रोनाउन, इनका अपना फंक्शन। आपने लिखा यहाँ पे प्रेपोजिशन, इसका अपना फंक्शन। आपने लिखा यहाँ पर कंजंक्शन, ये अपने फंक्शन के आधार पर लिखे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। इनका अपना फंक्शन है, ये अपना रोल प्ले करते हैं बेसिकली। इसके बाद इंटरटेक्शन। तो जब आप ये चीजें पढ़ लेते हो तो ये चार पार्ट इधर मीनिंग के आधार पर हो गए और ये अपने फंक्शन के आधार पर हो गए। ये अपना फंक्शन प्ले कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं प्रेपोजिशन की बात करूं तो प्रेपोजिशन को समझने के लिए आपको रटने की जरूरत नहीं, कतई रटने की जरूरत नहीं। कौन सा वर्ड कहां पे यूज होगा ये उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, उसके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने कहा आई एम इन द रूम, तो इन का फंक्शन क्या है, मैं रूम में हूं, एक आग चल रही है। तो ये जो इन का फंक्शन है ना क्लास के अंदर, वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है इसलिए ये है। लेकिन अगर मैं कह दूं आई एम ऑन द स्टेज, तो बेटा आप फंक्शन बदल गया। बट कनेक्टिविटी किससे हो रही है, नाउन से हो रही है, सब्जेक्ट को दिखाने के लिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर आपको फंक्शन वे में समझना पड़ेगा और इसको मीनिंग के आधार पर समझना पड़ेगा। बहुत सारी मीनिंग्स हैं, इनको समझने के लिए आपको, जैसे मैंने कह दिया आपको कार्डियोलॉजिस्ट, मैंने कह दिया आपको डेमोक्रेट्स, तो ये वर्ड क्या है, नाउन है बेसिकली, इनकी मीनिंग है बेसिकली। अब मैंने कह दिया डेमोक्रेटिक, तो बेटा एडजेक्टिव हो गया। तो जब आपको वर्ड के बेसिक रूल्स मालूम चल जाएंगे कि ये इनका बेसिकली क्या, हम कहां पर इसका यूज कर रहे हैं, तो आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। फिर आपकी रीडिंग भी इंपॉर्टेंट होनी जरूरी है। तो एक तो बात यहाँ पे बेटा खत्म होती है, डिटेल्ड स्टडी और प्राइमरी एनालिसिस। यहाँ पे डिटेल एनालिसिस किया मैंने, यहाँ पे आपका प्राइमरी एनालिसिस किया, जिसमें बेटा ये बात आपको समझ में आ गई कि पार्शियल स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो ना, यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब देखना है आपको कि ये बेटा आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पार्शियल स्पीच। इसके अलावा पार्शियल स्पीच में कुछ आज के राइटर्स वगैरह जो भी हैं नोट करके दे रहे हैं कि आर्टिकल्स भी पढ़ना है आपको, ये अलग से, ठीक है, एडिशन। इसके बाद एक्टिव एंड पैसिव, आफ्टर दैट नरेशन, ये इनकी यूजिबिलिटी बहुत जरूरी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, जो आप इसको समझ सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 की जब हम बात करेंगे तो पार्ट 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इसको रफ कर देंगे क्योंकि यहां पर मुझे कुछ लिखना ही पड़ेगा अभी। अब मैंने यहां पर बात करी कि इन एज ए होल, तो एज ए होल में जब बात करेंगे आप तो बेस्ड ऑन मीनिंग हम बात करेंगे सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं बेटा, ये भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एज ए होल है, होल का मतलब हो गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा होल की बात कर रहा है, टोटल होल की बात कर रहा है, यानी कि होल मतलब पूरा। पूरा मतलब ये तो पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने, ये पार्ट्स में था ये वाला पार्ट अभी जब आपने देखा था, लेकिन ये एज ए होल जब हम बात करेंगे तो हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दोनों तीनों की बात करेंगे, तो होल हो गया। टाइप्स की बात करते हैं तो पहला क्या आता है बेटा, सभी को मालूम होगा, एक वर्ड आता है असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या होता है, यहां पर है सेंटेंस का टाइप है असर्टिव, सकारात्मक, डिक्लेरेटिव। सेकंड इंटेरोगेटिव,
इंटेरोगेटिव। थर्ड है इंपेरेटिव, इंपरेटिव। फोर्थ है ऑप्टेटिव। और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि ये एज ए बेस्ड ऑन इट्स मीनिंग, ये अपने मीनिंग के आधार पर है। इसकी मीनिंग क्या होगी, ये सकारात्मक है, यानी ये क्या कह रहा है कि कोई भी सकारात्मक सेंटेंस, मैं एग्जांपल दूंगा, इसकी डिटेल स्टडी कराऊंगा मैं आपको। वो वाले पार्ट तो मैं ऑलरेडी डिस्कस करूंगा, बाद में वो डिटेल में जाएगा, लेकिन ये आज की डेट में यही मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस एनालिसिस कराऊंगा। ये सकारात्मक है यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव। इंटरोगेटिव आपको मालूम ही है, क्वेश्चन मार्क, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन टू टाइप्स के होते हैं, ये भी मैं बता दूंगा अभी आपको, यस और नो वाले, यस और नो। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होगा कि सब्जेक्ट विल बी हिडन। हिडन जैसे मैंने कहा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, दिस इज वर्ब, बट वी हैवंट मेंशन्ड हियर एनी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नहीं मेंशन किया मैंने बताया। ओके, ऑपरेटिव सेंटेंस यानी कि विशेस की बात करते हैं हम लोग, विश, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही हेल्प मी, तो ये थोड़े से सेंटेंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। और एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है सडन फीलिंग, सडन फीलिंग्स। ये जो 5 बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें चाहे तो आप नेगेटिव सेंटेंस भी डाल सकते हैं, असर्टिव के बाद एक और डाल सकते हैं सेंटेंस नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक सेंटेंस, और नकारात्मक सेंटेंस आपको मालूम ही है कि असर्टिव के बाद नकारात्मक सेंटेंस भी आता ही आता है। तो बेटा ये एज ए होल की बात मैंने बोली आपसे, ये एज ए होल है बेटा, एज ए होल। असर्टिव डिक्लेरेटिव है, जिसमें आपको चीजों को समझने के लिए, जैसे कहते हैं ना सिंपल स्टेटमेंट हो गया, और जो फैक्ट्स की बात करेगा, इसमें नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन वो डिक्लेरेशन की बात करेगा असर्टिव। इंटरोगेटिव सभी को मालूम है, क्वेश्चन करना है यस और नो के थ्रू, अगर यस बोल रहे हो तो भी है, वो भी ध्यान रखना है आपको। दो टू टाइप्स के होंगे, यस और नो के रूप में होगा, और एक और टाइप होता है वो क्वेश्चन मार्क मतलब वाई, वो क्यों है उसमें आपको ध्यान रखना है। 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस 2 पार्ट हो जाएंगे, कैसे होंगे अभी मैं दिखाऊंगा मैं आप लोग को। उसके बाद ऑपरेटिव में आपको विशेष की जब बात करते हैं, प्लीज या मे या किसी को विश कर रहे हैं इस तरीके से, और एक्सक्लेमेटरी में सडन फीलिंग, ओह आई गॉट हर्ट, अलास, ब्रावो वी वॉन द मैच, सो बी एनर्जेटिक, ओह माय गॉड वी स्पीक दैट, वाओ व्हाट अ नाइस शॉट। So this kind of words very important. याहू, ये वर्ड ऐसे कुछ वर्ड। तो जब हम इन शब्दों को यूज करते हैं तो सडन फीलिंग या इमोशंस की बात करते हैं, आउच चोट लग गई यार, बहुत चोट लग गई, मामा चोट लग गई, ऐसे बोलते हैं ना। तब ये सारी चीजें आपको कहाँ पढ़ने को मिलेंगी, एक्सप्लोरेशन में। सडन इमोशंस, सडन फीलिंग, ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो जाए। तो एज ए होल की जब मैंने बात करी तो ये बात आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि हम सेंटेंस के एनालिसिस किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो एक तो बात बेटा यहाँ पर ये फिनिश होगी। अब बात करते हैं बेटा बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम लोग हैं। ये बेटा नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। अभी इनकी डिटेल स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेसिक से शुरुआत करो, छोटी छोटी बातें समझ लोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, इंग्लिश आपको परेशान ही नहीं करेगी। और मेरा पूरा फोकस होगा कि आपको एवरीथिंग आई विल गिव यू, कोई मेरा पेड लेक्चर नहीं है, मेरा कोई भी आपको सब कुछ फ्री है यहाँ पर, आप आराम से पढ़ सकते हो। ऑफलाइन में भी कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों को अरेंज करूं और चीजों को समझाने की कोशिश करूं। अब बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पर डिटेल में देता हूँ, ध्यान से देखना इसको बच्चों। सेंटेंस नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, जो कि आप सभी को मालूम है सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर भी बता दूंगा मैं अभी। सिंपल सेंटेंस। सेकंड होता है
कंपाउंड सेंटेंस, कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? थर्ड होता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट स्ट्रक्चर। ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पर ध्यान रखना, एज ए होल ही पढ़ा जाएगा, पढ़ा इसको एज ए होल ही जाएगा, लेकिन ये अपने स्ट्रक्चर के आधार पर ध्यान रखना, एकदम बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। फोर्थ और लास्ट जो है कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक बेटा, अब देखो ये सिंपल सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर S प्लस B प्लस O, क्लियर? कंपाउंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? यहां पे लिखना बेटा, S प्लस B प्लस O प्लस कंजंक्शन, कौन सी? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस B प्लस O, ये स्ट्रक्चर हो गया कंपाउंड सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस S प्लस B प्लस O प्लस कॉमा कर दें यहां पे S प्लस B प्लस O। एक सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, ये ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथा वाले में फोर्थ जो होगा आपका सेंटेंस, सेकंड, थर्ड, और पहले वाले का आपका स्ट्रक्चर है S प्लस B प्लस O। ठीक, थर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये हो गया, और फोर्थ का स्ट्रक्चर हो गया आपका, आपको ध्यान रखना है कि S प्लस B प्लस O प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस S प्लस B प्लस O प्लस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस S प्लस B प्लस O। अब आप एक चीज फॉलो अप करना है सेंटेंस में, इस स्ट्रक्चर में, ये और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये क्लॉज नंबर 1 और क्लॉज नंबर 2, ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। ये मैं डिटेल में बता चुका हूं, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट होंगे, बट दिस वन विल बी डिपेंडेंट। ये मेन चीज है बेटा, ये अगर चीजें आपकी क्लियरिटी में आ गई तो बेटा आई होप चीजें आपकी समझ में आएंगी, पकड़ मजबूत हो जाएगी। बट इसको यहां पर समझ लेने के बाद आपकी एक चीज प्रॉब्लम में आएगी, रीडिंग। आप रीडिंग नहीं करते हो बेसिकली बेटा, बात ये है। एंड इफ यू डू नॉट डू दिस, इफ यू डू नॉट डू दिस, हाउ कुड यू गेट दीज ऑल स्ट्रक्चर्स? We all are literate, but we do not read or write. हम सब पढ़े लिखे हैं बेटा, लेकिन हम बेटा पढ़ते लिखते नहीं हैं। कहते हैं ना कि इतिहास रटना है, लोग कहते हैं इतिहास रट डालेंगे, बट बेटा हम YouTube पे आए हैं तो हम बेटा इतिहास रचने के लिए आए हैं। हमको लोग सालों साल देखें, तो इतिहास रखना नहीं है, इतिहास रचना है। सुबह का मोटिवेशन बेटा यही है, इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है, तब जाकर के आप चीजें कर पाएंगे। बड़ी समस्या है बेटा लाइफ में लोगों की, चीजों को समझिए। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो रट करके नहीं कर सकते बेटा, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। समझिए मेरी इमोशंस को, बहुत प्रयास करने के बाद चीजें समझ में आती है बेटा, एक दिन में कुछ नहीं आता है। फॉलो माई वर्ड्स, ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये जो मैंने एनालिसिस ऑफ सेंटेंस मैंने बताया है, ये आप फॉलो अप करिएगा और कोशिश करिएगा बच्चों, बहुत इत्मीनान से पॉज करके इसको देखिएगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। अब इन सब की डिटेल में स्टडी करनी है आपने, पार्ट बाय पार्ट करेंगे। जैसे मैंने इधर लिखा था सब्जेक्ट प्रेडिकेट, उसको स्टडी करेंगे, फिर आपके पार्ट ऑफ स्पीच पे आएंगे हम लोग, और इधर का पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है? इस वाले पार्ट में जो पहला ये पार्ट था यहाँ पर, उसको डिस्कस करेंगे पहले, बाद में इधर वाले पार्ट पे जाएंगे। सो आई होप आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा। लास्ट में मैं थोड़ा सा
एग्रेसिव हो गया था। बट बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या ही बताऊं, बच्चे इंग्लिश के लिए कहते हैं ना कि बहुत सिंसियरली आप फोकस नहीं है आप, तो बेटा कोशिश करें, आप लोग कोशिश करें कि टीचर मेहनत करता है तो कोशिश करें आप लोग। इसके अलावा मेरे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि सर हाँ लेक्चर बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग था और हम लोग की समझ में भी कुछ आया। और बच्चों, प्यारे बच्चों, रीडिंग बहुत आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इफ यू रीड एवरी डे एनीथिंग, वेदर दैट इज स्टोरी, आर्टिकल, anything, whatever you like it, you just make it a habit first. If you make it a habit first, it will give you the change. Every day you have to study, and one day you will see, after 2 months, 3 months, 4 months, 1 year, you see the compounding of that you have learned. तो कंपाउंडिंग अपने कंपाउंड हो जाएगा बेटा, एक के बाद एक चीजें बढ़ती चली जाएंगी आपकी लाइफ में, चीजें क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। बट कहो कि मीनिंग सर नहीं याद हो रही, ये नहीं याद हो रहा, कैसे करें कैसे ना करें, तो बेटा इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दैट, जस्ट डू स्टार्ट। आप स्टार्ट तो करो बेटा, यू हैव टू स्टार्ट फर्स्ट, है ना बेटा। सो कीप वॉचिंग, थम्स अप, और संडे का लेक्चर एंजॉय करिएगा, चाय पीते हुए और पढ़ते हुए, इसको नोट करिएगा बहुत इत्मीनान से, और इसके बाद मेरे कमेंट करिएगा सर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। तो बेटा सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इसको शेयर कर दें, मैक्सिमम कर दें, आप फेसबुक पर कर दें, आप यूट्यूब पे कर दें, वेर एवर इट इज रिक्वायर्ड, जहां भी लग रहा हो। तो थैंक यू।